हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे चीन के जहाजी बेड़े की दादागिरी खत्म करेंगे भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। क्वाड ने कर दिया सबसे बड़ा ऐलान। बताएंगे क्या ऐलान किया। तो वहीं राजौरी पुंछ हाईवे पर सेना का वाहन 400 फीट गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में जवान की मौत, 3 घायल। बताएंगे दोस्तों सेना के वाहन के गिरने के पीछे क्या कारण रहा है। तो वहीं इतने सितंबर से अमेरिका का 3 दिवसीय दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आ गया सामने पूरा का पूरा स्केड्यूल। तो वहीं क्या रहने वाला है उनका एजेंडा, तो वहीं लगे हाथों बताएंगे। चीन का समर्थन करने पर पाकिस्तान हॉकी टीम का बन गया मजाक, थामा चीन का झंडा। सोशल मीडिया पर लोगों ने लिए जमकर पाकिस्तानियों से मजे। दोस्तों वहीं क्या आतिशी के दिल्ली के सीएम बनने से देश की सुरक्षा को है खतरा, किसने ये बड़ी बात कही है। दोस्तों एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं, निरंतर विकास होते हुए देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां चीन के जहाजी बेड़े की दादागिरी खत्म करेंगे भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। क्वाड ने किया बड़ा ऐलान। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ती चीनी गतिविधि के जवाब में संयुक्त तटरक्षक और समुद्री गश्त शुरू करने वाले हैं। ये खुलासा क्वाड से जुड़े एक जापानी राजनयिक ने किया है। क्योडो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार इस इनिशिएटिव का उद्देश्य अवैध मछली पकड़ने से निपटना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस जॉइंट ऑपरेशन की रूपरेखा संभवतः अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के गृह राज्य डेलावेयर में 21 सितंबर को होने वाले आगामी क्वाड शिखर सम्मेलन के दौरान एक संयुक्त बयान में दी जाएगी। ये शिखर सम्मेलन बाइडेन और जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा दोनों के लिए अंतिम होने का अनुमान है, क्योंकि दोनों अपना पद छोड़ने वाले हैं। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज भी भाग लेंगे। क्वाड को औपचारिक रूप से चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता के रूप में जाना जाता है। इसे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते सैन्य और आर्थिक प्रभाव के लिए एक रणनीतिक प्रतिकार के रूप में देखा जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें, राजौरी पुंछ हाईवे पर सेना का वाहन 400 फीट गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में जवान की हुई मौत, 3 हुए घायल। बता दें राजौरी पुंछ हाईवे स्थित मंजाकोट पुलिस थाने के तहत आने वाले पत्राड़ा गाँव के मिर्जा मोड़ में मंगलवार शाम को सैन्य वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में एक जवान की मौत जबकि 3 घायल बताए जा रहे हैं। 2 की हालत गंभीर है तो कहीं 2 जवानों की मौत बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार सेना का वाहन पुंछ जिले के बीजी इलाके से मंजाकोट की तरफ जा रहा था तो एक ब्लाइंड मोड़ में अचानक संतुलन खो बैठा और वाहन नदी किनारे 400 फीट गहरी खाई में जा गिरा। वाहन में सवार 4 जवान घायल हो गए। बुलेट प्रूफ वाहन में 2 पैरा यूनिट के जवान शामिल थे। हादसा इतना भयानक था कि सैन्य वाहन के परखच्चे उड़ गए। उसमें सवार जवान बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों की स्थानीय लोगों की मदद से मंजाकोट के सरकारी अस्पताल लेकर जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद सभी को जीएमसी राजौरी रेफर कर दिया गया। दोस्त ऐसे में घायलों के लिए आप लोग कामना दुआएं जरूर करिएगा ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें, 21 सितंबर से अमेरिका का 3 दिवसीय दौरा करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी जी। सामने आ गया उनका पूरा टाइमिंग शेड्यूल, क्या रहने वाला है एजेंडा। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका की यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा की जानकारी विदेश मंत्रालय ने दी है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी 21 सितंबर को अमेरिका के डेलवेयर में विल्मिंगटन में 4थे क्वाड सम्मेलन में भाग लेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने को लेकर भारतीय समुदाय के लोग काफी उत्साहित हैं। खबर है कि न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए विशेष तैयारियां भी की हैं और उनकी योजना में गर्मजोशी से स्वागत करना भी शामिल है। 23 सितंबर को न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री मोदी जी संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो कई मुद्दों पर अपने विचार रख सकते हैं। माना जा रहा है कि विश्व समेत भारत के समक्ष मौजूदा चुनौतियों और उनके समाधानों का भी प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधन के दौरान जिक्र कर सकते हैं। जी हाँ, ऐसे में एडवांस में प्रधानमंत्री मोदी जी को ऑल द बेस्ट कहना और हैप्पी जर्नी कहना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों से छोटा सवाल हमारा यही है कि ब्रिक्स समिट में कौन कौन से देश शामिल हैं, बताना मत भूलिएगा। देखते हैं कितने अपडेट रहते हैं आप लोग। तो वहीं आपको बता दें, चीन का समर्थन करने पर पाकिस्तान हॉकी टीम का बना मजाक, थामा झंडा। सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर लिए पाकिस्तानी टीम के मजे। दोस्तों पाकिस्तान पुरुष हॉकी टीम को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल भारत और चीन के बीच एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच के दौरान पाकिस्तान की टीम चीन का समर्थन करने पहुंची थी।
वहीं इस दौरान उनके खिलाड़ी चीन का झंडा थामे नजर आए। दिलचस्प बात यह है कि चीन ने ही सेमीफाइनल में पाकिस्तान को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। भारत ने फाइनल में चीन को 1-0 से हराकर 5वीं बार खिताब जीता। दोनों टीमों के बीच मुकाबला बेहद रोमांचक रहा था, लेकिन युवराज सिंह के चौथे क्वार्टर में किए गए एकमात्र गोल की मदद से भारतीय टीम यह मुकाबला जीतने में सफल रही। हालांकि मैच के दौरान जैसे ही प्रसारणकर्ता ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को स्क्रीन पर दिखाया, उनकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों के मजे लिए, क्योंकि पाकिस्तान की टीम धोबी के डैश बनकर रह गई। दोस्तों, आप समझ पा रहे होंगे हम क्या कहने वाले हैं, ना इधर की ना उधर की। दोस्तों, पिक्चर में देखा जा सकता है कि जिस पाकिस्तानी टीम को चाइना की टीम ने हराया, वही पाकिस्तानी टीम हारने के बाद चीन का झंडा लेकर के चीन को सपोर्ट करने बैठी थी। दोस्तों, वाकई में इस विडंबना को देखकर दोस्तों आपकी हंसी नहीं रुक रही होगी। पाकिस्तान की इस टीम ने किया ही कुछ ऐसा है। दोस्तों, इस पर आपकी राय तो बनती है। तो वहीं अगली खबर आपको बता दें, हिजबुल्लाह की हरजेब पर हमला, क्या टेक्नोलॉजी में इजराइल ने कर दी घुसपैठ। बता दें, लेबनान में हुए पेजर अटैक में 8 लोगों की मौत हो गई है, 2800 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हिजबुल्लाह इसके पीछे इजराइल का हाथ होने का शक जाहिर कर रहा है। अगर ऐसा है तो उसके लिए चिंता की बात यह है कि उसकी हर गतिविधि पर इजराइल की नजर है। अगर हिजबुल्लाह की जेब में रखे पेजर तक इजराइल पहुंच चुका है तो यह सीधे तौर पर टेक्नोलॉजी में घुसपैठ है। अगर ऐसा है तो पिछले साल अक्टूबर में हमास के इजराइल पर अटैक का यह सबसे बड़ा बदला है, क्योंकि हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले कर चुका है। अब उसकी ही सुरक्षा में बड़ी सेंधमारी हो गई है। लेबनान के साथ ही सीरिया में भी ऐसे ही ब्लास्ट हुए हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा ब्लास्ट था कि हिजबुल्लाह के आतंकवादी उड़ते दिखाई दे रहे हैं और लोग सोचते रहे कि हुआ तो हुआ क्या। तो वहीं आपको बता दें, कनाडा से ट्रूडो के लिए बड़ी ही झटके की खबर। ट्रूडो को मॉन्ट्रियल चुनावों में लगा तगड़ा झटका, इस्तीफे का बढ़ गया दबाव। दोस्तों, कनाडा की सत्ताधारी लिबरल पार्टी मॉन्ट्रियल के एक सुरक्षित संसदीय क्षेत्र में हार गई है, जिससे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ने की संभावना है। चुनाव कनाडा के प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार लिबरल उम्मीदवार लॉरा फेलेस्टीनी को ब्लॉक क्यूबेकुआ के उम्मीदवार लुइस फिलिप सोवे ने हराया। ब्लॉक के उम्मीदवार को 28% वोट मिले, जबकि फेलेस्टीनी को 27.2% और न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार को 26.1% वोट मिले। यह चुनाव एक लिबरल सांसद की जगह भरने के लिए करवाया गया था, जिसने इस्तीफा दे दिया था। दोस्तों, ऐसे में यह खबर ट्रूडो के लिए किसी बहुत बड़े झटके से कम नहीं है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि हर अत्याचार करने वाले के भी बुरे दिन आते हैं तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। तो वहीं बता दें, न्यूयॉर्क के मंदिर में तोड़ फोड़ की अमेरिकी सांसदों ने की निंदा, दोषियों पर कार्रवाई के लिए उठाई एक साथ आवाज। दोस्तों, अमेरिका के दोनों प्रमुख दलों के सांसदों ने न्यूयॉर्क में एक हिंदू मंदिर में तोड़ फोड़ की कड़ी निंदा की और घटना की जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि देश को सभी तरह की नफरत के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। न्यूयॉर्क के मेलविले में स्थित BAPS स्वामी नारायण मंदिर के बाहर की सड़क और साइन बोर्ड पर सोमवार को अपशब्द लिखे हुए थे। BAPS पब्लिक अफेयर्स ने एक पोस्ट में कहा कि मंदिर का अपमान होते देख उन्हें गहरा दुख हुआ। उन्होंने इसे हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने का प्रयास करार दिया। इसमें आगे कहा गया कि आज स्थानीय, राज्य और संघीय नेता शांति, सम्मान और एकता को बढ़ावा देने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम नफरत के खिलाफ एकजुट हैं। तो वहीं बता दें, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को सत्ता से हटाने की बड़ी तैयारी पार्लियामेंट में होगा। महाभियोग प्रस्ताव पर विचार। दोस्तों, फ्रांस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को सत्ता से हटाने के प्रयास तेज हो गए हैं। फ्रांस की नेशनल असेंबली के निचले सदन में मैक्रोन के खिलाफ महाभियोग पर एक प्रस्ताव विचार किया जाएगा। ये प्रस्ताव मंगलवार को वामपंथी पार्टी ला फ्रांस इनमोशिस यानी LFI ने पेश किया। यह कदम तब उठाया गया जब मैक्रोन ने जुलाई में हुए संसदीय चुनावों में वामपंथी दलों की जीत के बावजूद उन्हें सरकार में शामिल करने से इनकार कर दिया। संविधान के अनुच्छेद 68 के तहत ये प्रस्ताव लाया गया है, जिसमें कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें पद से हटाया जा सकता है। इस प्रस्ताव को 81 सदस्यों, जिनमें से 72 LFI के सांसद और कुछ अन्य वामपंथी दलों के सदस्य हैं, उनका समर्थन मिला है। इस प्रस्ताव को असेंबली के 22 सदस्यीय कार्यकारी निकाय के सामने रखा गया, जहां वामपंथी दलों का बहुमत है। दोस्तों, मैं बता दें, रवनीत सिंह बिट्टू का राहुल गांधी पर सबसे बड़ा बयान। कहा, पप्पू अभी पप्पू ही है, पता नहीं किसके हाथों खेल रहा। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कड़ा बयान दिया है। बिट्टू ने राहुल गांधी के परिवार पर सिखों पर हमलों से जुड़े होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सांसद है और आज देश में विपक्ष के नेता है, लेकिन पप्पू ही है। पप्पू अभी बच्चा है, कोई नहीं जानता कि वो किसके हाथों में खेल रहा है। एएनआई से बातचीत में मंत्री बिट्टू ने सुझाव दिया कि कांग्रेस अध्यक्ष
खड़गे को राहुल गांधी की आलोचना से पहले उनके व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए। बिट्टू ने ऐसा दावा किया कि राहुल गांधी अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस के शासन के दौरान सिखों पर बार बार हमले हुए हैं, जिसका श्रेय वो राहुल गांधी के परिवार को देते हैं। ऐसे में दोस्तों राहुल गांधी पर इस बयान के बाद खड़गे बौखला गए। लिख दी प्रधानमंत्री मोदी जी को चिट्ठी। राहुल गांधी की घेराबंदी पर तमतमाए कांग्रेसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। उन्होंने भाजपा नेताओं द्वारा राहुल गांधी के लिए खिलाफ दिए गए बयानों पर आपत्ति जताई है। खड़गे ने अपनी चिट्ठी में कहा कि मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ऐसे नेताओं को अनुशासन और शिष्टाचार के माध्यम से नियंत्रित करें। ऐसे बयानों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भारत की राजनीति को पतन से बचाया जा सके। खड़गे ने इस पत्र में भाजपा नेताओं के बयानों को निंदनीय बताया और कहा कि ये न केवल राहुल गांधी बल्कि पूरे विपक्षी नेताओं के खिलाफ अपमानजनक बयानबाजी है। यहाँ तक कि दोस्तों बिट्टू ने दूसरे नेताओं को सिखाने से पहले खड़गे को राहुल गांधी को संभालने तक की नसीहत दे दी। अब इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, और केंद्रीय मंत्री बिट्टू द्वारा राहुल गांधी पर दिए गए उन बयानों पर आपकी क्या राय होने वाली है, कमेंट में सुझाव जरूर दीजिएगा। तो वहीं बता दें, हरियाणा के लोहारू में गरजे गृह मंत्री अमित शाह जी, कहा राहुल गांधी झूठ बोलने की मशीन। जी हाँ, अमित शाह जी ने राहुल गांधी पर विदेश में ओबीसी आरक्षण खत्म करने की चर्चा करने का आरोप लगाया। उन्होंने हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के भीतर चल रहे अंदरूनी कलह पर बात करते हुए कहा कि 4 नेता मुख्यमंत्री पद के लिए होड़ में हैं। तो वहीं आपको बता दें, मोहम्मद यूनुस की विश्व बैंक से सबसे बड़ी अपील, हसीना के शासन में चोरी हुई संपत्ति को वापस लाने में मदद करें। दरअसल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस और विश्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक अब्दुल्लाह शेख के साथ इस बैठक के दौरान मोहम्मद यूनुस ने कहा कि राख से हमें नई संरचनाएं बनानी होंगी, हमें एक बड़ी मदद चाहिए और हमें छात्रों के सपनों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि मैं सुझाव दूंगा, हमारी मदद करें, हमारी टीम का हिस्सा बने। इस दौरान उन्होंने हसीना सरकार के 15 साल के शासन के दौरान भ्रष्ट व्यक्तियों की तरफ से बांग्लादेश से चुराई गई अरबों डॉलर की संपत्ति को वापस लाने के लिए विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक से अपनी तकनीकी सहायता देने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि आपके पास चोरी की गई संपत्तियां वापस लाने की तकनीक है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को एक भ्रष्टाचार मुक्त बांग्लादेश बनाने के लिए बैंक की विशेषज्ञता की भी आवश्यकता होती है। दोस्तों वहीं आपको बता दें, आखिर बांग्लादेश में आर्मी अफसरों से क्यों मिली न्याय की शक्ति, 16 धाराओं से जुड़े मामलों में करेंगे फैसला ऑन द स्पॉट। दोस्तों पड़ोसी देश बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार ने बांग्लादेश की सेना के अधिकारियों को पूरे देश में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की शक्ति दी है। एक गजट नोटिफिकेशन के जरिए सेना के कमीशन प्राप्त अधिकारियों को ये शक्तियां दी गई है। ये व्यवस्था अगले 2 महीने तक जारी रहेगी। वहां के लोक प्रशासन मंत्रालय ने मंगलवार को इस बारे में एक गजट अधिसूचना प्रकाशित है। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस अधिसूचना के मुताबिक महानगरीय क्षेत्रों के बाहर के क्षेत्रों में सेना को न्यायिक शक्तियां प्रदान की गई है। तो वहीं बता दें, आर्कटिक में जब चाहे न्यूक्लियर बम धमाका करने के लिए रेडी है रूस। रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा, दोस्तों रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच मॉस्को को आर्कटिक में किसी भी समय परमाणु बम विस्फोट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बताया जा रहा है कि द डेली मेल की एक सनसनीखेज रिपोर्ट के मुताबिक सोवियत परीक्षण स्थल के निदेशक रियर एडमिरल आंद्रेई सिनिसन ने कहा कि परीक्षण की सारी सुविधाएं तैयार हैं। अगर आदेश दिया जाता है तो उनका तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी राष्ट्रपति पुतिन के एक ऑर्डर भर से परमाणु जंग छिड़ सकता है। सरकारी मालिकाना वाले रोसिस्कया गजेटा से बात करते हुए रियर एडमिरल सिनिसन ने कहा कि परीक्षण स्थल पूर्ण पैमाने पर परीक्षण गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। दोस्तों वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर इटली से आई बधाई। कहा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। दोस्तों इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी को उनके 74वें जन्मदिन पर गर्मजोशी से बधाई दी है। मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी को बर्थडे विश करते हुए भारत और इटली के बीच दोस्ती और सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। मेलोनी ने जब प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक तस्वीर शेयर की और लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम भारत और इटली के बीच अपनी दोस्ती और सहयोग को और मजबूत करेंगे ताकि हम मिलकर वैश्विक चुनौतियों का सामना कर सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना कल 74वां जन्मदिन मना रहे थे। उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात में हुआ था। दोस्तों वहीं आपको बता दें, म्यांमार में यागी तूफान से अब तक 226 लोगों की मौत, 77 के घायल की खबर। जी हाँ, म्यांमार में पिछले सप्ताह आए तूफान यागी और मानसून की बारिश की वजह से आई बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में कम से कम 226 लोगों की मौत हो गई है तथा 77 लोग लापता हैं। सरकारी मीडिया ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। दोस्तों वहीं बता दें, अमेरिका ने दबाई चीन की नस, लेकिन बिलबिला उठा पाकिस्तान। भारत को बैठे बिठाए हो गया बड़ा
बड़ा फायदा दोस्तों। पाकिस्तान और चीन का बड़ा सपना जो अमेरिका के ऑर्डर के बाद हमेशा के लिए टूट गया। दरअसल पाकिस्तान अपने जंगी बेड़े में शाहीन 3 नाम के व्यक्ति मिसाइल को शामिल करने का कार्यक्रम चलाया था, जिसके लिए चीन पैसा, तकनीक और उपकरण से पाकिस्तान की मदद कर रहा था। लेकिन अमेरिका ने अब उस कंपनी पर ही प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे पाकिस्तान और चीन की सालों पुरानी कोशिश नाकामयाब हो गई है। हिंदुस्तान पर मिसाइल दागने की सनक बैठे लिए पाकिस्तान को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। इस बार पाकिस्तान के नापाक इरादों को पर 7 सितंबर पर अमेरिका ने करारा तमाचा जड़ा है। पाकिस्तान बीते कुछ साल से लगातार शाहीन 3 मिसाइल पर काम कर रहा था। कई बार इसके डिजाइन में बदलाव करके इसकी टेस्टिंग की गई। शहबाज और मुनीर दिन रात भारत पर मिसाइल दागने का सपना देख रहे थे, लेकिन कंगाल पाकिस्तान का एक और सपना फिर से टूट गया। वैसे तो पाकिस्तान की सैन्य ताकत हिंदुस्तान के सामने काफी बौनी है, लेकिन शाहीन 3 मिसाइल का सफल परीक्षण करके पाकिस्तान अपने परमाणु बेड़े में इजाफा करने की प्लानिंग कर रहा था। जिन्ना लैंड के इस नापाक मंसूबे को मुकाम तक पहुंचाने में ड्रैगन भी पाकिस्तान के साथ खड़ा था। तो वहीं आपको बता दें, इमरान खान पर सैन्य अदालत में मुकदमा चलाने पर नहीं किया जा रहा विचार। सरकार का हाई कोर्ट में जवाब दोस्तों। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ सैन्य अदालत में मुकदमा चलाने पर कोई विचार नहीं किया जा रहा। सरकार की ओर से जानकारी तब सामने आई है जब कोर्ट ने इस मुद्दे की अनिश्चितता पर स्पष्टीकरण मांगा है। क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान ने पिछले साल 9 मई को हुई हिंसा के मामले में सैन्य अदालत में सुनवाई के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर किया था। वहीं बता दें, दुनिया को नहीं पता भारत ने कितनी प्रगति कर ली है। जी हां, अमेरिका में स्मृति ईरानी का सबसे बड़ा बयान। पूर्व मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेरिका में महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा कि भारत द्वारा की गई इस प्रगति के बारे में वैश्विक स्तर पर जानकारी का अनुभव है और उसकी वित्तीय सहायता और से दुनिया पूरी तरह अवगत नहीं है। ईरानी ने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन अमेरिका के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा, मुझे नहीं लगता कि हमारे देश की वित्तीय संविधान संभावनाओं से दुनिया पूरी तरह से अवगत है। ईरानी अमेरिका की अनौपचारिक यात्रा पर हैं। उन्होंने कहा कि भारत से ने कितनी प्रगति की है इस बारे में जानकारी की कमी है। तो वहीं बता दें, स्क्वाड्रन लीडर मोहन सिंह ने रचा इतिहास। स्वदेशी लड़ाकू विमान यानी LCA तेजस की पहली महिला फाइटर पायलट बनी। बता दें, भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह ने LCA तेजस फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बन गई है। मोहना सिंह की उस कामयाबी ने वायुसेना में महिलाओं के लिए नए द्वार खोल दिए हैं। मोहना 8 साल पहले फाइटर स्ट्रीम में शामिल हुई थी। ये अवनी चतुर्वेदी और भावना कांत के साथ फाइटर स्ट्रीट में आई थी। तीनों पायलट शुरुआती दिनों में वायुसेना के विभिन्न लड़ाकू विमानों पर उड़ान भरते थे। तो वहीं आपको बता दें, केंद्र सरकार ने आधी रात को लिया सबसे बड़ा फैसला। कच्चे पेट्रोलियम तेल पर विंडफॉल प्रॉफिट्स टैक्स घटाकर कर दिया 0 दोस्तों। केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेलों के दामों में आई गिरावट के बाद बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर यानी विंडफॉल प्रॉफिट्स टैक्स को घटाकर 0 कर दिया है। ये फैसला 18 सितंबर के लागू होना है। दरअसल हाल के दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 4 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है। इसके बाद पेट्रोलियम कंपनी को भरोसा है कि अगर कीमतें लगातार नीचे और स्थिर रही तो आने वाले समय से पेट्रोल और डीजल के दामों में बड़ी कटौती की जा सकती है। माना यह भी जा रहा है कि दिवाली से पहले तेल कंपनियां आम जनता को बड़ी राहत दे सकती है। वो देखने वाली बात होगी, समय ही बताएगा। तो वहीं बता दें, नाइजीरिया ने माना भारत का लोहा खरीदेगा 4 मेड इन इंडिया प्रचंड हेलीकॉप्टर। दोस्तों, डिफेंस सेक्टर में भारत का फोकस खुद को आत्मनिर्भर बनाने का है। तो वहीं आपको बता दें, आतिशी के CM बनने से कैसे है देश की सुरक्षा को खतरा। स्वाति मालीवाल ने बताया अफजल गुरु वाला कनेक्शन। दोस्तों, केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद आतिशी दिल्ली की नई CM बनने वाली हैं। इस बात का ऐलान होने के बाद आम आदमी पार्टी और आतिशी पर तीखा हमला करते हुए राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया कि दिल्ली मंत्री के माता पिता ने 2001 संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी की सजा को रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी। आतिशी को डमी CM बताते हुए आम आदमी पार्टी नेता ने कहा कि भगवान दिल्ली की रक्षा करे। उन्होंने एक कथित पत्र भी साझा किया जिसे उन्होंने आतिशी के माता पिता द्वारा लिखी गई दया याचिका बताया है। मालीवाल ने पोस्ट में लिखा कि आज दिल्ली के लिए बहुत दुखद दिन है। आज एक ऐसी महिला को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया गया जिनके परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी से बचाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। उनके माता पिता ने माननीय राष्ट्रपति को आतंकवादी अफजल गुरु को बचाने के लिए दया याचिका लिखी है। उनके अनुसार अफजल गुरु निर्दोष था और उसे राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया था। वहीं बता दें, केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान पर भड़क गई मायावती, कहा उसका हिसाब कौन देगा। दरअसल अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो चुकी है। इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे पर सवाल उठाए। उन्होंने इसे राजनीतिक पैंतरेबाजी बताया। मायावती ने एक्स पर लिखा कि श्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली के CM पद से इस्तीफा देना वास्तव में जनहित का जन कल्याण से दूर
इनकी चुनावी चाल व राजनीतिक पैंतरेबाजी, किंतु उनके लंबे समय तक जेल में रहने के कारण दिल्ली की जनता ने जो अनगिनत असुविधाएं व समस्याएं झेली है, उसका हिसाब कौन देगा, तो वही बता दें। ममता बनर्जी और डॉक्टरों की बातचीत के बाद मनोज वर्मा बने कोलकाता पुलिस कमिश्नर। स्वास्थ्य विभाग में भी बदलाव दोस्तों। पश्चिम बंगाल में 1998 बैच के IPS अधिकारी मनोज कुमार वर्मा को कोलकाता का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। ये फैसला पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा विनीत गोयल को पद से हटाने की घोषणा के बाद लिया गया है। ये चालक दल जूनियर डॉक्टरों के साथ बैठक के बाद किया गया है, जो कोलकाता में एक सरकारी अस्पताल में हुई गंभीर घटना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं बता दें, फिर टेंशन में एकनाथ शिंदे की सरकार। चुनाव से पहले मनोज जरांगे ने थमाया अल्टीमेटम, छठी बार आमरण अनशन। दोस्तों, महाराष्ट्र में मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने मंगलवार को अपने समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC श्रेणी के तहत आरक्षण देने की मांग की। मांग को लेकर अनिश्चितकाल अनशन शुरू कर दिया है। जरांगे का 1 साल से अधिक की अवधि में छठा अनशन है। उन्होंने छत्रपति संभाजी नगर से लगभग 75 किलोमीटर दूर जालना जिले के अपने पैतृक स्थान अंतर वाली सराटी गांव में मध्य रात्रि से अनवन शुरू किया। तो दोस्तों, वहीं आपको बता दें, दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर तुंगनाथ पर मंडराया खतरा, दीवारों पर आई दरारें, एक और झुकने लगी है मंदिर। अगर ध्यान नहीं दिया गया तो अस्तित्व मिट सकता है इस मंदिर का। दोस्तों, दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर तुंगनाथ पर इस समय बड़ा खतरा मंडरा रहा है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मौजूद तुंगनाथ मंदिर देख रेख न होने के चलते एक और झुक रहा है। इसके अलावा मंदिर की दीवारों में भी दरारें आ गई है। मंदिर के प्रति यूं ही बेरुखी जारी रही तो इसके अस्तित्व पर भी संकट मंडराने लगेगा। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, ये थी कि सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर मिलते हैं अगली खबर में। जय हिंद, जय भारत।